हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ये जो वीडियो यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। रीजन क्योंकि इस वीडियो में हम केवल और केवल रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, इसके साथ आपको जो है टेस्ट सीरीज लगाते रहना है। टेस्ट सीरीज आप जहाँ से चाहें वहाँ से ले सकते हैं। ये बिना किसी देरी के हम डिस्कस करेंगे। ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है। ठीक, देखो राष्ट्रपति, इससे पहले की जो वीडियो थी वो राष्ट्रपति वाली थी। ठीक, तो उसमें जो है निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। उसमें जो है लोकसभा के प्लस राज्यसभा के, ठीक है ना, प्लस विधानसभा के जो है स्टेट के प्लस यूटी के थे। ठीक, यूटी में आपके दिल्ली और पुदुचेरी के थे। ठीक, ये सारे के सारे सदस्य जो है ये सारे के सारे निर्वाचित सदस्य थे। ठीक, निर्वाचित सदस्य। अब बात की जा रही है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। ठीक, तो संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। ठीक, वहाँ पे केवल निर्वाचित सदस्य थे और यहाँ पे जो निर्वाचित मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। और केवल संसद के बोले तो लोकसभा प्लस राज्यसभा जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, निर्वाचित और प्लस जो है आपके मनोनीत, ठीक है ना, ये सारे सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। या फिर सिंपल मान लो ये लोग जो है वोट डालते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है। ये जो है आपके केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचक से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार जो उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक, आगे बात की जा रही है राज्यसभा का सभापति जो है ये उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, एंड देखो राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में जो सभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति वो उपराष्ट्रपति कह सकते हैं। उपराष्ट्रपति सभापति तो होता है राज्यसभा का, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक, आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। ठीक, तो अनुच्छेद 63 की बात करें तो भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान की बात की गई है। ठीक, अनुच्छेद 64 में बात की गई है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अनुच्छेद 65 में बात की गई है उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात की। अनुच्छेद 67 में जो है उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल की बात की गई है। ठीक, अनुच्छेद जो है 68 में जो है उपराष्ट्रपति के पद की नियुक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल की बात की गई है। अनुच्छेद 69 में 69 में बात की गई है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा की बात की गई। ठीक, आगे बात करें अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन की बात की गई। और अनुच्छेद 71 में जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय के बारे में बात की गई है। ठीक, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ बात की जा रही है भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन अब तक रह चुके हैं। ठीक, तो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी जो अवधि थी, पदावधि थी, वो 1952 से 1962 तक थी। ठीक है, 10 साल तक रहे थे। इसके बाद जाकिर हुसैन, इनकी अवधि 62 से 67। फिर बराहगिरी वेंकट गिरी, ठीक है ना, ये 67 से 69। और गोपाल स्वरूप पाठक, इनकी पदावधि 69 से 74। पीडी जत्ती, इनकी पदावधि 74 से 79। ठीक, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनकी जो पदावधि ये 79 से 84 तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7वें उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमण, इनकी पदावधि जो है 84 से 87। शंकर दयाल शर्मा की जो है पदावधि 87 से 92। ठीक, और के आर नारायण की पदावधि 92 से 97 तक। ठीक, श्री कृष्णकांत की पदावधि ये आपकी 97 से 2002 तक। और भैरव सिंह शेखावत की पदावधि ये आपकी 2002 से 2007। डॉक्टर हामिद अंसारी की पदावधि 2007 से 2017 तक। ठीक है ना। और बात की जा रही है मुप्पा बारापू वेंकैया नायडू, ठीक है ना, यानी कि एम वेंकैया नायडू की पदावधि 2007 से अब तक। ये पुरानी PDF। इनके बाद जो है ये अभी वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में आपके जगदीश धनखड़ जी हैं, तो इनकी पदावधि जो चल रही है। ठीक, इनका जो कार्यकाल रहा था 2022 तक रहा था। एम
जो वेंकैया नायडू का, और 2022 से आगे 22 तक आपका जो है पदावधि ये जगदीश धनखड़ रहेंगे उपराष्ट्रपति के पद पर। ठीक, आगे बात की जा रही है किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उच्च सदन का सदस्य नहीं होता। ये राज्यसभा की अध्यक्षता जो है ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक, आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा। ये आपका उपराष्ट्रपति ग्रहण करेगा। एक चीज़ और, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है ना, और राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। ठीक, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के जो है संविधान से लिए गए। ठीक, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये जो है राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक, आगे बात की जा रही है, और ये क्या है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो किसको संबोधित करेगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा, और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। एक दूसरे को ये दे देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। सॉरी, हम बात करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की तुलना के बारे में। यहाँ पर राष्ट्रपति और यहाँ पर जो आपका उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात करें तो ये लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है, और जो उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। राष्ट्रपति के बारे में बात करें, यहाँ पे जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के यहाँ पे इतना ये याद रख लो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है ना, और इसके साथ जो है विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य स्टेट के भाग लेते हैं, और जो है आपके यूटी के भाग लेते हैं। यूटी में केवल 2 यूटी के भाग लेते हैं विधानसभा के सदस्य, एक दिल्ली के और एक पुदुचेरी के, ठीक है ना, और 28 राज्यों के सदस्य भाग लेते हैं। इनमें सभी के सभी जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। वहीं बात करें उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक, इसमें जो राज्यों के विधानमंडल के मतलब जो राज्यों का जो उच्च सदन होता है विधान परिषद, वहाँ के सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक, ना उच्च के लेते ना निम्न के लेते। ठीक, आगे बात की जा रही है राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ठीक, लोकसभा में प्रारंभ की जा सकती है, राज्यसभा में प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का वाला प्रस्ताव जो है केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति का वेतन जो भारत की संचित निधि पर भारत होता है, और उपराष्ट्रपति के बारे में आगे बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। ठीक, यहाँ पर जो केंद्र का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होती है। ठीक, आगे बात करते हैं, और आगे बात की जा रही है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य हो तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, भारत का प्रधानमंत्री अगर वह राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है ना, तो उसको चुनने की आयु जो है ये 30 वर्ष होती है। लेकिन जनरली जो है भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। ठीक, और लोकसभा के सदस्य ही होने चाहिए। ठीक, इन केस अगर राज्यसभा का सदस्य है तो 35 वर्ष होने चाहिए। ठीक, आगे बात की जा रही है संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है ये आपके राष्ट्रपति के हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु 50 होनी चाहिए। ठीक है ना, एंड आगे बात की जा रही है भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है। सामान्यतः लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकसभा का सदस्य है तो उसे न्यूनतम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, और राज्यसभा का है तो उसे जो है न्यूनतम 35 साल की आयु होनी चाहिए। ठीक, 30 साल की आयु कंप्लीट कर चुका हो, यानी 30 साल की आयु के बाद ही वह राज्यसभा का सदस्य तो प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर लोकसभा का सदस्य तो 25 साल की आयु के बाद प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक,
आगे बात की जा रही है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। ठीक, आगे बात करते हैं मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है ना, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए जो मंत्रिपरिषद की जो है आपकी सदस्य संख्या। ठीक है ना, ये बात की गई 91वें संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है ना, वही बात करें अगर दिल्ली में, तो दिल्ली में जो मंत्रिपरिषद की संख्या है, मतलब दिल्ली विधानसभा में, वहाँ 10% से अधिक जो है नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक जो केंद्रीय मंत्री रह सकता है? ये 6 माह तक रह सकता है। ठीक, आगे बात की जा रही है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद जो है ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? ठीक, ये अनुच्छेद 257 में बात की जा रही है। आगे बात करते हैं लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? कार्यपालिका जो विधायिका के अधीन कार्य करती है। ठीक, नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री रहे थे ये आपका कैलाश नाथ काटजू। ठीक, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री ये आपके श्री आर के षणमुखम सेठी थे। ठीक, आगे बात करते हैं और आगे बात की जा रही है भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक रूप से निधन हो गया? ये लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था विदेश में। ठीक, और ये तजाकिस्तान में भाषण दे रहे थे, उसी दौरान इनका निधन हो गया था। ठीक, आगे बात करते हैं अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं होता? ये चौधरी चरण सिंह थे, किसानों के मसीहा। ठीक, इन्होंने जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व काल में एक भी बार में संसद में उपस्थित नहीं होते। ठीक, आगे बात की जा रही है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? ये मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है 352(3) में किया गया। ठीक, श्वेत पत्र दैट इज व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों से संबंधित है। ठीक, आगे बात करते हैं संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर हुआ है? तो ये संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जो है गोपाल स्वामी अयंगर के प्रतिवेदन पर हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। तो यहाँ पे पहले बात की जा रही है मंत्रिपरिषद के बारे में, फिर मंत्रिमंडल के बारे में। ठीक, मंत्रिपरिषद में काउंसिल और मंत्रिमंडल में कैबिनेट। ठीक, तो मंत्रिपरिषद की बात करें, काउंसिल की बात करें, इसमें जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, ठीक, राज्य स्तर के मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। ठीक, इसमें जो केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं, किसमें? मंत्रिमंडल में। ठीक, मंत्रिपरिषद में सारे के सारे शामिल होते हैं, जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के स्वतंत्र मंत्री, उप मंत्री सारे के सारे मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, किसमें? काउंसिल में। ठीक, वही बात करें मंत्रिमंडल बोले तो कैबिनेट, इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। ठीक, ऐसे याद कर लो, कैबिनेट जो मंत्रिपरिषद है ये बड़ा गोला है और मंत्रिमंडल ये आपका छोटा गोला। ठीक, जो मंत्रिपरिषद है काउंसिल है, इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल हो गए और छोटे छोटे जो राज्य मंत्री, उप मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री वो भी शामिल है। ठीक, मंत्रिमंडल में केवल जो है कैबिनेट स्तर के ही मंत्री शामिल होते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में शामिल है और अनुच्छेद नेक्स्ट कह रहा है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु जो मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। वहीं आगे यहाँ पे बात की जा रही है मंत्रिमंडल में व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। ठीक, आगे बात की जा रही है मंत्रिपरिषद में। ठीक, मंत्रिमंडल जो है द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन जो है आपका मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। वही नीतिगत निर्णयों द्वारा जो है
क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। ठीक, मंत्रिपरिषद इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है ना, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, अब बात करते हैं महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोले तो अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, इनके बारे में बात करें, महान्यायवादी के बारे में बात करें अटॉर्नी जनरल, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जो कंट्रोलर ऑडिटर इन जनरल जिसको बोलते हैं कैग और इसको बोलते हैं एजी अटॉर्नी जनरल, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक, एजी की बात करें तो इसका अनुच्छेद 76 है अटॉर्नी जनरल का, और कैग की बात करें तो इसका जो अनुच्छेद है 148 है। ठीक, बाकी डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। भारत के भारत के तीन विधि अधिकारी। ठीक, भारत के तीन विधि अधिकारी होते हैं। एक होता है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है। दूसरा होता है भारत का महाधिवक्ता, इसको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, SGI। ठीक है ना, और वहीं बात करें भारत के अपर महाधिवक्ता, ठीक, इसको बोलते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें क्या बात की जाती है, देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक होता है, इसकी सहायता के लिए इसके अंडर में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की सहायता के लिए जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक, तो सबसे बड़ा अटॉर्नी जनरल, फिर सॉलिसिटर जनरल, उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक, इस प्रकार से होते हैं। आगे बात करते हैं भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था। भारत का प्रथम महान्यायवादी जो है ये था CL सीतलवाड़। ठीक, MC सीतलवाड़ एंड वहीं आगे बात करें भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, ये अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी देता है। ठीक, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी ये भी भारत का न्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक, इसी प्रकार से भारत का महान्यायवादी किसका जो है विधि सलाहकार होता है, ये भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। ठीक, आगे बात करें भारत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। ठीक, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है राष्ट्रपति के द्वारा, जो भारत का राष्ट्रपति होता है इसके द्वारा जो महान्यायवादी को कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं। ठीक, तो महान्यायवादी के जो कार्य होते हैं यहाँ पे बात की जा रही है भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होगा। ठीक है ना, यदि कोई मामला आ गया है, ठीक है ना, तो भारत सरकार की ओर से जो है उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जो व्यक्ति जाएगा वकील के रूप में वो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है ना, वहीं बात करें संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा कौन, अटॉर्नी जनरल। ठीक, नेक्स्ट है सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में सुनवाई का अधिकार होगा। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करते हैं, इसमें बात की जा रही है अनुच्छेद 76(4) के अनुसार जो महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा, राष्ट्रपति के। ठीक, भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल जो है ये महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। ठीक, देखो अटॉर्नी जनरल होता है, उसके नीचे सॉलिसिटर जनरल होता है। ठीक है ना, और सॉलिसिटर जनरल के जो नीचे होता है वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है। ठीक, आगे बात करते हैं वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, ये के वेणुगोपाल है। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है कि महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है संवैधानिक पद एडिशनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर जो है वैधानिक होता है। ठीक, याद रख लेना, एक चीज़ दोबारा बोलता हूँ, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का जो पद है वो संवैधानिक है। ठीक, अनुच्छेद 76 में बात की गई है। ठीक, वही बात करें महाधिवक्ता, ठीक है ना, इसका जो पद संवैधानिक न होकर ये वैधानिक है। महाधिवक्ता होता है जो स्टेट में होता है। ठीक, ठीक है ना, स्टेट में होता है महाधिवक्ता होता है, और जो केंद्र में होता है उसे बोलते हैं महान्यायवादी। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपके V नरहरि राव थे। ठीक, और
राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ये आपका महाधिवक्ता होता है, इसको बोलते हैं अटॉर्नी एडवोकेट जनरल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद की लोक सेवा समिति क्या पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों में कौन उपस्थित होता है? ये उपस्थित रहता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्व प्रमुख अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। ठीक। इन वित्तीय रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग से सम्मिलित है। ठीक। आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? ये संविधान के द्वारा किया गया है। ठीक है ना। एंड भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका आर्टिकल जो 148 होता है। अभी जो अटॉर्नी जनरल की बात की गई थी इसका आर्टिकल जो 76 होता है। ठीक। आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शन करता है? ये जो लोक लेखा समिति का मार्गदर्शन करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को लोक निधि का मुख्य अभिभावक चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। ठीक। आगे बात करते हैं राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच जो है ये आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। वही बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या महालेखाकार के पेंशन व भत्ते जो किस पर आधारित होते हैं? ये जो है भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। ठीक। आगे बात करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद। ठीक। यहाँ पर बात की जा रही है अनुच्छेद और यहाँ पर जो है इनके संबंध है। ठीक। जैसे अनुच्छेद 148 की बात करें तो अनुच्छेद 148 में जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोले तो कैग की नियुक्ति के बारे में एवं पद मुक्ति के बारे में बात की गई है। ठीक। 149 की बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों की बात की गई है। और अनुच्छेद 150 में जो है इसमें संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह के बारे में बात की गई। और अनुच्छेद 151 में जो है अंकेक्षण प्रतिवेदन की बात की गई है। ठीक। अब बात करते हैं आगे। देखो अंत में यहाँ पे कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के बाद, ठीक है, मतलब छुट्टी ले ले उसके बाद जो कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता। ठीक। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक। कैग जो है अपने पद के बाद जब त्याग पद देगा तो उसके बाद जो कोई भी सरकारी पद पर काम नहीं करेगा।